मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो विषय था अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो हम टॉपिक देख रहे थे, जो हमारा टॉपिक था वो था, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, और अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्याय शास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इंटरनेशनल लॉ इज़ द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये हमारा विषय था। इसमें हमने जो किया था वो किया था अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में दिए गए तर्क। विपक्ष में जो तर्क दिए गए थे उनको हमने कर लिया था। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, ये हमने कर लिया था। इसमें हमने कई विद्वानों के विचार देखे थे, जिसमें प्रमुख थे जॉन ऑस्टिन, लॉर्ड कॉलरिज, हॉब्स, हॉलैंड, लॉर्ड सैलिसबरी, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। करीब 8 परिभाषाएं, 8 विद्वानों के विचार हमने इसमें कर लिए थे। इन विद्वानों की परिभाषाओं या इन विद्वानों के विपक्ष में जो तर्क दिए गए उनके आधार पर कुछ विश्लेषण हमारे सामने आते हैं। इन विद्वानों ने या कानून वक्ताओं ने कुछ विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून ना मानने के संदर्भ में कुछ विश्लेषण प्रस्तुत किए हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से विश्लेषण हैं। तो पहला है बाध्यकारी शक्ति का अभाव। बाध्यकारी शक्ति क्या होती है? बाध्यकारी शक्ति वो होती है जो किसी भी राज्य को सही प्रकार से कार्य करने के लिए बाधित करती है। सही प्रकार के कार्य करने के लिए बाधित करती है। साधारणतः कानूनों का पालन करवाने वाली बाध्यकारी शक्ति का होना आवश्यक है। ऐसी बाध्यकारी शक्ति जो कानूनों का पालन करवाती हो, जो कानूनों के पालन के लिए आवश्यक हो। राज्यों में संसद तथा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का पालन शक्ति द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? शक्ति के द्वारा करवाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के जो सदस्य राज्य हैं वो केवल अपनी सद इच्छा पर निर्भर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की सद इच्छा पर निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून समस्त राज्यों की इच्छाओं के अनुरूप चलता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्यकारी शक्ति नहीं है। कानून बनाने वाली सत्ता हमेशा ऊंची होती है। जो सत्ता कानूनों का निर्माण करती है वो हमेशा ऊंची होती है और भौतिक शक्ति के सहारे वह दूसरे लोगों को भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। किसके द्वारा? भौतिक शक्ति के द्वारा। अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा वह दूसरे लोगों को भी कानून का पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून में इन सब का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इन सब से अलग है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये नहीं पाया जाता। इसलिए कहा गया, इसलिए विश्लेषण ये आया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्यकारी शक्ति का अभाव पाया जाता है। बाध्यकारी शक्ति जो कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक है। व्यक्ति कानूनों का पालन तभी करता है जब कोई बाध्यकारी शक्ति होती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून तो राज्यों की सद इच्छा पर निर्भर करता है, राज्यों की इच्छाओं पर चलता है। इसलिए इसमें बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। बाध्यकारी शक्ति दूसरे व्यक्तियों को कानून का पालन करने के लिए बाध्य करती है। व्यक्तियों को कानून का पालन करने के लिए बाध्य करती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं, क्योंकि ये तो राज्यों की इच्छाओं पर चलता है। ये था पहला पॉइंट, बाध्यकारी शक्ति का अभाव। दूसरा आता है कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। कानून क्या होते हैं? कानून
संप्रभु जो है उसके आदेश होते हैं। कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। कानूनों का निर्माण निश्चित व्यक्ति अथवा निश्चित संप्रभु निकाय द्वारा किया जाता है। कानूनों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कोई निश्चित व्यक्ति या कोई संप्रभु के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली संप्रभु संस्थाओं एवं व्यक्तियों का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करने वाली जो संप्रभु संस्थाएं हैं वो और व्यक्ति जो है इनका अभाव है। संप्रभु किसी व्यक्ति के आदेश या किसी निश्चित संप्रभु निकाय के आदेश होते हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने वाली संप्रभु संस्था एवं व्यक्तियों का इसमें अभाव है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कल्पना मात्र है। अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल एक कल्पना मात्र है, केवल एक कल्पना के द्वारा प्रस्तुत की गई संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभु के आदेश नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई व्यक्ति या संप्रभु निकाय नहीं होता है, क्योंकि कानून संप्रभु के आदेशों पर ही चलता है। संप्रभु के आदेश होते हैं, उसी पर ही कानून का क्रियान्वयन किया जाता है, कानून को चलाया जाता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल एक कल्पना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में निर्माण करने वाली संप्रभु संस्थाओं और व्यक्तियों का अभाव है। ऐसी संस्थाएं और व्यक्तियां जो संप्रभुता का निर्माण करें उनका अभाव है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के संप्रभु आदेश नहीं होते हैं, आदेश संप्रभु नहीं होते हैं। ये था दूसरा पॉइंट, कानून संप्रभु के आदेश होते हैं। तीसरा पॉइंट जो विश्लेषण का आता है वो आता है व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव। व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव। व्याख्या कौन करता है? हमने देखा था सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्याख्या करने वाली संस्था न्यायपालिका है। न्यायपालिका के द्वारा कानूनों की व्याख्या की जाती है। न्यायपालिका के द्वारा ही कानूनों की व्याख्या संभव है। तो इसमें व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव है। कैसे? अब हम देखेंगे। कानूनों की व्याख्या करने वाली संस्थाओं के द्वारा विवादों का निर्णय एवं कानूनों का महत्व स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? विवादों का निर्णय एवं कानूनों का महत्व स्पष्ट किया जाता है। राज्यों में यह कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यों में यह कार्य न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। किंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, और इस प्रकार इसके उल्लंघन का निर्णय सही प्रकार नहीं हो पाता है। इसके उल्लंघन का निर्णय सही प्रकार नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए वियतनाम संघर्ष, भारत पाकिस्तान युद्ध, ईरान इराक युद्ध, अफगान संकट, खाड़ी युद्ध आदि में अंतर्राष्ट्रीय कानून का कई बार उल्लंघन हुआ है। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का कई बार उल्लंघन हुआ है, किंतु इसका निर्णय नहीं हो सका कि कानून की अवहेलना किस पक्ष ने की है। इसका निर्णय आज तक नहीं हो सका कि कानून की अवहेलना किस पक्ष ने की है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना तो ही, लेकिन ये अभी तक नहीं निकल सका कि किस पक्ष ने इसकी अवहेलना की है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्तियाँ भी पर्याप्त रूप से सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं वो भी सीमित हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है इसके विश्लेषण में विपक्ष मानने वाले पक्ष में नहीं, विपक्ष में जो तर्क हैं, जो विपक्ष मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं हो सकता, वो ये कहते हैं कि व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई भी व्याख्या करने वाली संस्था नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव है।
व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो है, परंतु उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसकी पर्याप्त सीमाएं हैं। जितने भी उदाहरण मैंने आपको दिए उसमें यह अभी तक निर्णय नहीं हो सका कि किस पक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना की। कौन सा पक्ष था जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना करके युद्ध में उलझा, ये आज तक इसका पता नहीं चल सका। तो व्याख्या करने वाली संस्था का अभाव है अंतर्राष्ट्रीय कानून में। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका का अभाव। कानूनों को क्रियान्वित करने का काम किसका है? कानूनों को क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका का है। अभी मैंने आपको बताया था सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य कानूनों को क्रियान्वित करना और न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना। तो यहाँ जो पॉइंट आ रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालिका का अभाव। कानूनों को क्रियान्वयन करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। राज्यों में यह देखना है, राज्यों को यह देखना है कि व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों की समुचित पालना हो रही है अथवा नहीं। राज्यों को क्या देखना है? यह देखना है कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की सही प्रकार से पालना हो रही है अथवा नहीं। कार्यपालिका, जो कि कार्यपालिका के ही सुपुत्र हैं, कार्यपालिका को ही दिए गए हैं। कार्यपालिका का काम है कानूनों को क्रियान्वित करना। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए कोई कार्यपालिका निकाय नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए कोई भी कार्यपालिका निकाय नहीं है। ऐसी स्थिति में वह केवल आदर्श इच्छा मात्र ही बनकर रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या हो जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल आदर्श इच्छा मात्र बनकर रह जाते हैं, केवल आदर्श इच्छा मात्र बन जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है संहिता का अभाव। संहिता का अभाव। कानूनों के अस्तित्व की बोधता। कानूनों के अस्तित्व का बोध कौन कराता है? कानूनों के अस्तित्व की बोधता कौन कराता है? कानूनों के अस्तित्व की बोधता संहिताओं के द्वारा होती है, संहिताओं के द्वारा होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिकांशतः प्रथाओं पर आधारित है। किसके द्वारा होती है? संहिताओं के आधार पर होती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिकांशतः प्रथाओं पर आधारित है, प्रथाओं पर चला आ रहा है और स्पष्ट है और अस्पष्ट है और अनिश्चित है। प्रथाओं पर चला आ रहा है और अस्पष्ट है और अनिश्चित है। ऐसे अनिश्चित कानून को कानून कहना सही नहीं है। ऐसे अनिश्चित कानून को कानून कहना सही नहीं है। इसलिए ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिता का अभाव है। संहिता किसका बोध कराती है? कानूनों का अस्तित्व जो है वो संहिता का बोध कराता है। और जब संहिता ही नहीं होगी तो कानूनों का कोई अस्तित्व नहीं होगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून में संहिता का अभाव पाया जाता है। ये था 5वां और लास्ट पॉइंट, जिसके आधार पर लेखकों ने और कानूनवेत्ताओं ने अपने विचारों का विश्लेषण किया था। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे हम, मूल्यांकन। उपरोक्त जितने भी तर्क हैं, उपरोक्त तर्कों के कारण ही कुछ विधि शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ऊपर जितने भी आए हैं विश्लेषण, उनके कारण कई विद्वान अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून की श्रेणी में नहीं रखते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय कानून को केवल नम्रतावश का इंग्लिश वर्जन लॉ ऑफ कर्सी, नम्रतावश ही कानून की संज्ञा प्रदान करते हैं। नम्रतावश कानून की संज्ञा प्रदान करते हैं। इनके अनुसार इसको कानून के स्थान पर शुद्ध नैतिकता, कानून के स्थान पर शुद्ध नैतिकता, पॉजिटिव मॉरलिटी कहा जाना उचित होगा।
अंतर्राष्ट्रीय कानून को क्या कहा जाना उचित होगा? शुद्ध नैतिकता, पॉजिटिव मॉरलिटी कहा जाना अत्यधिक उपयुक्त होगा। इन विद्वानों के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में तर्क देते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में तर्क देने के बाद जिनकी परिभाषाओं का विश्लेषण हमारे सामने आता है, वो ये कहते हैं। ये था अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपक्ष में दिए गए तर्क और कुछ विश्लेषण। कल हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में दिए गए तर्क।